वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कल तक ने देखा था आप लोगों ने कि पावर सिस्टम में चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में। ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट हो रहा था वो चैप्टर 1 में था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जनरेटिंग स्टेशंस। ओके, तो जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि द एवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस नेसेसिटेट्स टू प्रोवाइड बल्क इलेक्ट्रिक पावर इकोनॉमिकली। ठीक है, हम लोग का जो नेसेसिटी है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, वो भी कम दाम पे, वो भी सस्ते रेट पे, ठीक है, चीप रेट पे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे कि हमारा जो भी है लैपटॉप है, मोबाइल है, हमारा होम अप्लायंसेस है, जो भी है, हम जैसे इलेक्ट्रिक पावर हम लोग हर एक अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक पावर ज़रूरत है, ठीक है? तो उसको हम लोग को डे टू डे लाइफ में कॉमर्शियल ले लो, कॉमर्शियल बहुत-बहुत इंडस्ट्रीज़, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ देख लो, सारे मतलब सारे प्लेस पे इलेक्ट्रिक पावर की नेसेसिटी है। तो वहाँ पे हम लोग बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना पड़े ताकि हम लोग सब जगह ट्रांसमिट कर पाएँ। तो ये कैसे अचीव हो सकता है? ये बिल्कुल अचीव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सूटेबल पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जिसको बोलते हैं पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशंस। ओके, तो हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे? 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ नेसेसरी पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट शुड बी सच दैट मैक्सिमम ऑफ रिटर्न विल रिजल्ट फ्रॉम मिनिमम ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट। प्लांट के वर्किंग लाइफ में, ठीक है, हम लोग को कितना कम लगाएं और कितना ज़्यादा आउटपुट मिले, मतलब हम लोग खर्च कम करें और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो पाए, वैसा हम लोग को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा इक्विपमेंट लें जो कम खराब हो, उसकी मेंटेनेंस कम हो। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऑपरेशन ऑफ द प्लांट शुड बी सच दैट प्रोवाइड चीप, रिलायबल एंड कंटिन्यूअस सर्विस। ओके, अब हम लोग को क्या देख रहे हैं कि हम लोग को जो भी इक्विपमेंट लिया हम लोगों ने, वो देख रहे हैं कि रिलायबल ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यूस सर्विस हम लोग को मिलेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन हो, मतलब जो भी जनरेशन होगा कंटिन्यूसली जनरेशन होगा कि नहीं, डिमांड को फुलफिल करेगा कि नहीं, ये सब चीज़ फैक्टर्स है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जनरेटिंग स्टेशंस, बल्क इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल प्लांट, जिसको बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन और पावर प्लांट। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होता है। प्राइम मूवर, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था प्राइम मूवर के बारे में। मैंने एक डायग्राम भी आपको वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आप उसको देखना। प्राइम मूवर बेसिकली हम लोग वाटर टरबाइन और स्टीम टरबाइन को बोल सकते हैं, जो क्या कर रहा है, एनर्जी को कुछ सम अदर फॉर्म में एक इंटू एक मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मान लो हीट है, ठीक है, न्यूक्लियर है, कुछ भी है, उसको क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये प्राइम मूवर का काम है। प्राइम मूवर का काम है, जो कि हम लोग, जिसको हम लोग स्टीम टरबाइन भी बोल सकते हैं, वाटर टरबाइन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद अल्टरनेटर क्या हो रहा है? अल्टरनेटर क्या होता है? जनरेटर, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर, जनरेटर भी बोलते हैं जनरेटर। उसको हम लोग क्या इनपुट देते हैं? मैकेनिकल। मिलता क्या है? इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल इनपुट देते हैं, मिलता क्या है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट। राइट, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग को अल्टरनेटर से मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? प्राइम मूवर जब हम लोग को कुछ कोई भी एनर्जी फॉर्म हो रहा है, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद हम लोग को वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अल्टरनेटर में जा रहा है। उसके बाद हम लोग को फाइनली जो हम लोग को चाहिए वो है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स टू वेरियस कस्टमर्स। राइट, ठीक है, हम लोग को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेटिंग स्टेशन, मान लो कि आपका जनरेटिंग स्टेशन 23 किलोमीटर दूर है, 122 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से कैसे आ रहा है? तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कंडक्टर के हेल्प से, ताकि जहाँ जहाँ कस्टमर्स है वहाँ वहाँ जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पहला क्या है? स्टीम पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, स्टीम पावर स्टेशन को हम थर्मल पावर स्टेशन भी बोल सकते हैं, थर्मल स्टेशन।
तो इसमें क्या हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम क्या हो रहा है, पहले प्राइम मूवर में एक्सपैंड हो रहा है जो कि स्टीम टरबाइन वहां लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टीम की बात हो रही है तो प्राइम मूवर स्टीम टरबाइन ही होगा। वो क्या होगा, कंडेंस होगा कंडेंसर में, फिर उसको बॉयलर में हम लोग भेजते हैं। तो स्टीम टरबाइन क्या करता है, जनरेटर को मतलब अल्टरनेटर को ड्राइव्स करता है। कैसे, तभी तो मैकेनिकल इनपुट हम लोग दे रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम लोग को दे रहा है अल्टरनेटर, तो उसको ड्राइव कौन कर रहा है, वो स्टीम टरबाइन उसको ड्राइव कर रहा है। ओके, दिस टाइप ऑफ पावर स्टेशन इज सुटेबल वेयर कोल एंड वाटर आर अवेलेबल इन एम्बुडेंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज टू बी जनरेटेड। अब ऐसा पावर स्टेशन के लिए हम लोग को सबसे पहले होता है ना, रिसोर्सेज क्या होता है, नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि कोल और वाटर, ये दोनों चीज जहां पे ज्यादा होगा वहां पे हम लोग को स्टीम पावर स्टेशन मिल सकता है। ठीक है, इज इट राइट ऑल ऑफ यू? एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो स्टीम पावर स्टेशन की एडवांटेज कंटिन्यू रहेगी। तो फ्यूल जो हो रहा है, कोल है जो वहाँ यहाँ क्वाइट चीप है। ओके, लेस इनिशियल कॉस्ट है एज कम्पेयर टू अनदर जनरेटिंग स्टेशन। इंस्टॉल किया जाता है, ये नहीं देखा जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोल, मतलब ये नहीं है कि जहाँ कोल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहीं पे इसको इंस्टॉल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं भी इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे हम लोग को और स्पेसिफिक फैक्टर मिल रहा है सही, वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कोल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ द प्लांट बाय रेल और रोड। अब ट्रेन से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग कोल, जहाँ कोल हो रहा है वहां से कोल ला सकते हैं और इस प्लांट के पास पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटीज लाइक रेल और रोड, ट्रेन और बाई रोड। ये स्पेस रिक्वायर्ड जो करता है वो लेस करता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। कॉस्ट ऑफ जनरेशन इसमें कम है डीजल पावर स्टेशन से, राइट। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा। समझ में बात आ रही है? ये पॉल्यूट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक्स निकलेगा चिमनी से, तो पॉल्यूशन तो होगा ही। कॉस्टलियर इन रनिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसका रनिंग जो कॉस्ट है, मतलब इसको रन कराने में जो कॉस्ट है मेंटेन करने में, वो इसका कॉस्ट ज़्यादा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। ये डायग्राम है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कोल स्टोरेज है, जहाँ पे कोल है हमारा वो कैसे आ रहा है, कोल हैंडलिंग प्लांट से। ओके, तो बॉयलर में जाता है, बॉयलर क्या करेगा, स्टीम बनाएगा। ठीक है, तो जो वहाँ पे ऐश मिलता है, ओके, जो धूल होता है कोल से, जो जलने के बाद, कोयला जलने के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग धूल होता है, वो क्या होता है, ऐश स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, फीड वाटर क्यों है, इतना देखिए, कूलिंग कूलिंग प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस। ओके, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल गया इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर से। ये टरबाइन है, ओके, मैकेनिकल इनपुट जो दे रहा है अल्टरनेटर को, राइट। चिमनी से जो हम लोग का जो फैन है, डॉट फैन, मतलब जो भी हॉट एयर है, जो फ्लू गैस है, वो चिमनी से एग्जिट हो रहा है। ठीक है, ये आप आगे, ये सिंपल यही है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा थ्योरी होगा तो आप समझ सकते हैं। होल अरेंजमेंट कैन बी डिवाइड इन द फॉलोइंग स्टेज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब हम लोग देखा है, हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज एरिया था, एज स्टोरेज एरिया था, देखिए है कि नहीं, कोल एंड एस हैंडलिंग अरेंजमेंट, स्टीम जनरेटिंग प्लांट, स्टीम जो बॉयलर बना रहा है, स्टीम टरबाइन है जो इनपुट मैकेनिकल इनपुट दे रहा है अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फीड वाटर है वहाँ पे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कूलिंग अरेंजमेंट है ताकि जो भी कंडेंसेशन में जो भी हमारा कूलिंग प्रोसेस रिक्वायर होता है पाइप्स को या फिर वाटर को, कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग अरेंजमेंट होता है, वो नेसेसिटी होता है थर्मल पावर स्टेशन में। कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट, कोल इज ट्रांसपोर्टेड टू द पावर स्टेशन बाय रोड और रेल, जैसे मैंने बता चुकी हूँ अभी तक। और देन जो स्टोरेज होगा रोड कोल को, कोयला को जो स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको कोल हैंडलिंग प्लांट में भेज देंगे। वो प्लांट क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पल्वराइज, मतलब क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में क्रश कर देता है, स्मॉल पीस में
पीसेस में क्रस्ट करेगा, ताकि क्यों? क्योंकि हमारा सरफेस एक्सपोजर और फिर जो कंबशन होगा अच्छे से कोयला जल सके, ठीक है? ज़्यादा उसको एयर लेने की ज़रूरत ना पड़े, स्मॉल पीसेस में कर देते हैं, अच्छे से कोयला जल जाएगा, जितना अच्छे से जलेगा उतना स्टीम अच्छे से प्रोड्यूस हो पाएगा। कोल इज़ बर्न इन द बॉयलर एंड एश प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल इज़ रिमूव्ड टू द एश हैंडलिंग प्लांट एंड डिलीवर्ड टू द एश स्टोरेज फॉर डिस्पोजल। अब जो भी धूल आ रहा है, उसको एश स्टोरेज में नहीं भेजेंगे तो डिस्पोज़ कैसे करेंगे? इसलिए उसको एश स्टोरेज में भेज देते हैं। जो एश हैंडलिंग प्लांट को पहले भेजेंगे, वो एश स्टोरेज में भेज देगा। Removal of ash from the boiler furnace is necessary for proper burning of coal. अगर removal of ash from the boiler furnace, ठीक है, जो भी हम लोग रिमूव कर रहे हैं ऐश को बॉयलर फर्नेस से, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है ताकि हम लोग प्रॉपर बर्निंग ऑफ कोल कर सकें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 100 अगर ऐश को हम लोग नहीं रिमूव करेंगे तो वो कोयला कैसे चलेगा? उसको अलग करना पड़ेगा। जो पार्टिकल्स है, जो ऐश है, वो उसको अलग करना पड़ेगा प्रॉपर कंबशन ऑफ कोल के लिए। 100 मेगावाट स्टेशन है मान लो, जो 50% लोड फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, तो 20,000 टन कोल पर मंथ उसको बर्न करना ही पड़ता है। 50% लोड फैक्टर पे 20,000 टन्स ऑफ कोल एंड एश प्रोड्यूस मे बी ट्यून ऑफ 10 to 15% ऑफ कोल फायर्ड, दैट इज 2,000 to 3,000 टन्स। ठीक है। स्टीम जनरेटिंग प्लांट में कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें इसके अंदर क्या क्या होता है? बॉयलर होता है, सुपर हीटर होता है, इकोनोमाइजर होता है, एयर प्री हीटर होता है। बॉयलर क्या करता है? हीट कंबशन ऑफ कॉइल इन बॉयलर क्या करता है? यह वाटर को स्टीम में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कन्वर्ट कर देता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे मतलब ये क्या कर रहा है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। सुपर हीटर क्या कर रहा है? जो भी प्रोड्यूस होता है स्टीम बॉयलर में, उसको पास करते हैं सुपर हीटर से, ताकि वो अच्छे से ड्राइड हो सके। मतलब ताकि अच्छे से ड्राइड नहीं होगा तो वो सुपर हीटेड होगा, फ्लू गैस मतलब जो भी गैसेस होगा वो चिमनी के थ्रू निकल जाएगा। इससे अच्छा ड्राई करने के लिए सुपर हीट मतलब बहुत अच्छा स्टीम निकले वहाँ से। सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम सुपर हीटर इज फेड टू स्टीम टरबाइन थ्रू मेन वाल्व। मेन वाल्व के थ्रू स्टीम टरबाइन में ये स्टीम, सुपर हीटेड जो स्टीम आ रहा है उसको स्टीम टरबाइन में फेड कर देते हैं। अब इकोनोमाइजर क्या होता है? ये क्या होता है? फीड वाटर को इकोनोमाइजर क्या होता है? सबसे पहले फीड वाटर को फेड किया जाता है इकोनोमाइजर में बॉयलर से पहले, ताकि वो जितना भी उसका हीट है एक्सट्रैक्ट कर देता है, ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। ओके। एयर प्रीहीटर में क्या होता है? एयर प्रीहीटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर यूज्ड फॉर कोल कंबशन। कोल कंबशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होगा, एयर प्री हीटर काम कर रहा है उसके लिए। इसका बेनिफिट क्या है? इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी और स्टीम कैपेसिटी पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉयल सर्विस। स्टीम टरबाइन क्या है? ड्राई एंड सुपर हीटेड स्टीम होता है जो सुपर हीटर से, तो वो क्या होता है? स्टीम टरबाइन में फिट किया जाता है। जो सूखा हुआ जो ड्राई मतलब ज़्यादा उसको हीट कर दिए हैं जो स्टीम है, उसको स्टीम टरबाइन में मेन वॉल्व के थ्रू हम लोग फेड कर रहे हैं। हीट एनर्जी जो निकल रहा है, स्टीम जो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम है, जो भी पास हो रहा है ब्लेड से टरबाइन से, वो क्या होगा? जितना भी हीट देगा वो कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन टरबाइन क्या कर रहा है? हीट एनर्जी को स्टीम का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। आफ्टर गिविंग हीट एनर्जी टू द टरबाइन, स्टीम इज एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाएगा टू द कंडेंसर विच कंडेंस द एग्जॉस्टेड स्टीम बाय मींस ऑफ कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। अब स्टीम पे अगर कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन करोगे तो ऑब्वियसली स्टीम क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? स्टीम टरबाइन के बाद अल्टरनेटर हमारा आ रहा है। अल्टरनेटर क्या हो रहा है? स्टीम टरबाइन इज कपल टू एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical output from the alternator is delivered to the bus bar through transformer, circuit breaker and isolator. ठीक है, यहाँ मैंने आपको पहले ही इस फिगर में मेंशन किया था। सी दिस इज ओनली व्हाट इट इज सेइंग। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है बात? इफ एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर सकती हूँ। ओके।
अब फीड वाटर का क्यों यूज़ कर रहे थे, फीड वाटर बहुत ज़्यादा टर्म आ रहा है। तो ये क्या है कि फीड वाटर जब बॉयलर के वे में रहता है तो हीटेड होता है वाटर हीटर से और इकोनोमाइज़र से। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट को इंक्रीज़ करता है, हमेशा याद रखना है। कूलिंग अरेंजमेंट मैंने अभी बताया, क्या होता है उसमें कंडेंसर होता है, कूलिंग टावर्स होता है। और जो वाटर ड्रॉन हो रहा है वो नेचुरल सोर्स ऑफ सप्लाई सच एज़ रिवर, कैनल, लेक्स, ठीक है? आप रिवर देख रहे होंगे प्रीवियस फिगर में, जो भी डायग्राम है। चॉइस क्यों करते हैं, मतलब चॉइस कैसे करेंगे कोई भी साइट का, ठीक है? कि स्टीम पावर स्टेशन कैसा होना चाहिए, सप्लाई ऑफ फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड, नियरनेस टू लोड सेंटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चॉइस कैसे करें, कौन से साइट पे स्टीम पावर स्टेशन हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को फैक्टर्स क्या है, फ्यूल, अब पावर स्टेशन कोल माइंस के नियर बाई होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको लाने में ज़्यादा खर्च ना हो। वाटर की एबिलिटी होनी चाहिए कि कंडेंसर में वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो प्लांट शुड बी लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर और कैनल, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिलते रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए वहाँ पे, कहाँ पे प्लांट है, कहाँ पे कोल है। ओके, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड, राइट? तो इसमें पावर स्टेशन शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर लैंड इज चीप, जमीन सस्ता हो तभी तो हम वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो अगर ज़मीन ज़्यादा कॉस्टली होगा तो हमारा प्लांट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट और लैंड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर कॉस्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। नियरनेस टू लोड सेंटर, जहाँ पे हम लोग को ट्रांसमिट करना है पावर, अगर हम लोग वो बहुत ही दूर है तो ट्रांसमिशन कॉस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर वो नज़दीक है तो ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होगा। लेकिन ट्रांसमिशन कॉस्ट किस किस केस में होगा, जैसे कि डीसी के केस में होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि एसी में हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, तो लॉसेस कम होते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर डीसी है तो डीसी में लोड सेंटर से नज़दीक होना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, अब जैसे कि कोल बर्न हो रहा है, अब कोयला जल रहा है तो आपको पता ही है कि कितना स्मोक होगा, पॉल्यूट करेगा इन्वायरमेंट को। तो ओके, कितना पॉल्यूट करेगा तो इन्वायरमेंट को, तो इसलिए हम लोग को पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस पे ही इसको बनाना चाहिए। ऑल राइट, एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन क्या है, थर्मल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी, टू टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी में क्या कहेंगे, हीट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द टरबाइन शाफ्ट बाय हीट ऑफ कोल कंबशन। ये डिवीजन है, ये जो लाइन है डिवीजन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली, ये ईटा थर्मल एफिशिएंसी को ऐसे ही डिनोट करते हैं, हीट इक्विवेलेंट of mechanical energy transmitted to turbine shaft, कितना मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिट हुआ है टरबाइन पे, बाय हीट ऑफ कोल कंबशन, कितना हीट हुआ कोल कंबशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर थर्मल एफिशिएंसी 30% है तो इसका मतलब अगर हम लोग 100 कैलोरी ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं कोल कंबशन में, ठीक है, कोल कंबशन में 100 कैलोरी ऑफ हीट मिल रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 30 कैलोरी अवेलेबल एट द टरबाइन, मतलब क्या हो रहा है कि 100% में से कैलोरी 30 कैलोरी ओनली टरबाइन के पास पहुंचा हीट, उसको क्या करना है, हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के 30% ही पहुंचा, बाकी कहाँ चला गया। ऑलरेडी देख रहे हैं कि 100% में से 30% ही इफिशियंसी आ रही है, तो कहाँ गया, तो ऑल एनर्जी मतलब रेस्ट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। एफिशिएंसी क्यों निकालते हैं कि हर मोमेंट पे जैसा जैसा हीट हम लोग को टरबाइन पे भेज रहे हैं तो हर एक मोमेंट पे लॉस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसीलिए एफिशिएंसी निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थर्मल एफिशिएंसी हम लोग को ये बता रहा है कितना हीट लॉस हुआ। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या बता रहा है, रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट कंबशन ऑफ कॉल, ठीक है। तो हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, सॉरी ओके, बाय हीट कंबशन ऑफ कोल, मतलब हीट इलेक्ट्रिकल आउटपुट में और हीट कंबशन ऑफ कोल। अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये स्टीम पावर स्टेशन का ओवरऑल एफिशिएंसी 20% है
एंड 0.6 किलोग्राम ऑफ कोल बर्न हुआ है पर किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। तो बताओ इसका कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होगा। आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ओके बता चुकी हूँ। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ओके तो सॉल्यूशन आपको मैं इसका आपको खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बता देती हूँ कुछ। तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, स्टीम पावर स्टेशन इफिशियंसी आपको ओवरऑल दे चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैसे निकालते हैं, किलो कैलोरी पर केजी आपको पहले से पता है। तो हीट प्रोड्यूस बाई 0.6 केजी ऑफ कोल क्या होगा, ये कैलोरिक वैल्यू है इसका, किलो कैलोरी पर केजी और 0.6 केजी है तो 0.6 इंटू एक्स हो जाएगा। मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, अगर नहीं बना तो मैं कल फिर से इसको रिपीट करूंगी इस न्यूमेरिकल को। अगर हीट इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट आवर ओके हीट इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट आवर क्या होता है 860 किलो कैलोरी होती है। 1 किलोवाट आवर में कितना कैलोरी होता है ये आप देख सकते हो, किलो कैलोरी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन हीट यूनिट बाय हीट ऑफ कंबशन। तो ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कितना 0.2। ठीक है तो 0.2 कितना हम लोग को आउटपुट 860 किलो कैलोरी बाई कितना है हमारा इनपुट, कितना कोयला कंबशन हुआ है जैसे कि इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं बर्न, तो 0.6x। तो x यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। आ रही है बात समझ में, 7167 किलो कैलोरी पर केजी आ रहा है। आप एक बार ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिपीट करूंगी। ओके थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे।